हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का लेसन 2। लेसन का नेम हमारा लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बच्चे, इसके क्वेश्चन आंसर पहले हम जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं उनके साथ साथ जो इंटरनल क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन। कौन कौन से जो दो मेन क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? सोयल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के मतलब बनने के लिए, मिट्टी निर्माण के लिए कौन कौन से दो जलवायु के जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें दो हैं हमारे, एक टेम्परेचर है, दूसरा रेनफॉल है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। बच्चों, लैंड डिग्रेडेशन होता है भूमि का थोड़ा सा नीचे हुआ, मतलब डिग्रेड, किसी भी चीज़ को डिग्रेड होना होता है उसका नीचे जाना। तो लैंड जो नीचे जा रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका निमनीकरण हो रहा है, उसके लिए दो रीजन्स क्या हैं? एक तो है नेचुरल रिसोर्स, दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो क्या हैं? जो मतलब प्रकृति की तरफ से हैं, जिन पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें एक तो डिफोरेस्टेशन है, दूसरा रेन वॉश है और तीसरा लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। डिफोरेस्टेशन होता है बच्चों मतलब पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा काटे जाना मतलब, और रेन वॉश ज़्यादा रेनफॉल होना, लैंडस्लाइड्स भूमि का खिसकना, भूस्खलन जिसे कहते हैं, और फ्लड। ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें क्या क्या हैं? एक तो ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग होता है, ग्रेज होता है पशुओं को चराना, तो पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा चराना मतलब ज़्यादा पशुचारण। और एक होता है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओवर यूज होता है बच्चों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सट्रीमली यूज करना, लैंड को हम जैसे फर्टाइल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ लैंड, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो लैंड है, भूमि है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों माना गया है? लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट, लैंड इज आएगा बच्चों, लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। डिफरेंट पर्पजेज आएगा ये, क्योंकि लैंड है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज हो सकती है। सच एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए होता है, फॉरेस्ट्री के लिए हो सकता है, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये सारे जितने भी काम हैं सभी के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए जो लैंड है एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, नेम एनी 4 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से 4 कदम उठाए हैं किसको कंजर्व करने, किसको संरक्षित करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को? तो फर्स्ट है हमारा आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है और जो नेचुरल वेजिटेशन है, इनको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर हैं, ये सभी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड पॉइंट हमारा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। और दूसरा क्या क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ सोशल प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे वन महोत्सव है। इससे क्या होता है कि मतलब पूरी जो कम्युनिटी है, पूरी सोसाइटी है, उसको एनकरेज किया जाता है कि वनों को बचाओ, वाइल्ड लाइफ को बचाओ। तो ये जागरूकता जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाए गए हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक इज इलीगल। और इंडिया के अंदर ये जो एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं इनका जो शिकार है वो इलीगल कर दिया गया है, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, इन पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इस तरह ये जो प्रजातियां हैं ये संरक्षित हो जाएंगी। फोर्थ है, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो ये वो बनाई गई है CITES, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। ये जो CITES जो एनिमल्स इंटरनेशनल लेवल पे ये एक संस्था बनाई गई है जिसका काम क्या है कि जो अलग अलग स्पेसीज हैं एनिमल्स और बर्ड्स की जो एंडेंजर हो चुकी हैं उनका शिकार मतलब उनका जो व्यापार वगैरह ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड होता है, रोक दिया गया है।
तो उस पर रोक लगाने के लिए जो भी मतलब एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं एनिमल्स और बर्ड्स की, उनके व्यापार को रोक लगाने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ये जो CITES बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन से तरीके, मतलब उसको संरक्षित करने के लिए कौन से 3 तरीके हैं। तो फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रेप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो इसके लिए क्या किया गया है, जो फॉरेस्ट और वेजिटेशन है वो उनसे मतलब ज़मीन को ढक दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, स्लो द सरफेस रन ऑफ, ताकि जो सरफेस पे जो रन ऑफ है पानी का जो बहाव है वो कम किया जा सके, एंड रेप्लेनिश होता है पुनः आपूर्ति करना, और जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा ज़मीन के नीचे जो पानी है, भूमिगत जो पानी है उसको फिर से पुनः आपूर्ति हो चुकी है। यदि वो मतलब बह के आगे नहीं जाएगा, ज़मीन के अंदर ही रिस कर जाएगा, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, और जो पानी का स्टॉक है फिर वो प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो सतह पे जो बहने वाला पानी का जो बहाव है उसको रोकने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए दूसरा मेथड क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग होता है बच्चों, जब बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। थर्ड है हमारा द कैनल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाई वाटर सीपेज। और जो कैनाल्स हैं, नदियाँ वगैरह नहरें हैं जो सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए यूज होती है, उनको प्रॉपरली लाइन मतलब एक सीधे वे में बनाया गया है, ताकि जो मिनिमाइज किया जा सके, जो वाटर की सीपेज है, पानी जो इधर उधर हो जाता है उसको मिनिमाइज किया जा सके, सीपेज को कम किया जा सके। और जो इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, और जो ड्राई रीजन्स हैं, ड्राई इलाके हैं जहाँ पे मतलब जो इवापोरेशन वाष्पीकरण ज़्यादा होता है उसकी दर ज़्यादा रहती है गर्मी वाले इलाकों में, तो वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो जो ड्रिप है और ड्रिप जो मेथड और ट्रिकल मेथड है सिंचाई का वो यूज किया गया है। अब हमारा गिव रीजन्स ट्रू फॉल्स, हमें रीजन्स भी बताने हैं, अगर ये मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है ट्रू है फॉल्स है, ये बताते हुए रीजन्स भी बताने की क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। जो ब्रह्मपुत्र गंगा का जो मैदानी इलाका है वो ओवर पॉपुलेटेड है, क्यों है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या घन तो बहुत ज़्यादा है, क्यों है, ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। अब बिकॉज का हमें आंसर देना है। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई फर्टाइल सोइल, एक तो यही कारण है जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर जो क्रॉप्स हैं प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा तो ओबियसली वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। तो एक तो रीजन ये है। सेकंड क्या है, दीज प्लेन्स आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, और मतलब वो अगर मिट्टी फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए जो मैदानी इलाके हैं ये बहुत अच्छे हैं। और सेकंड क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। सेकंड जो कारण रीजन बताना हमें, जो वाटर अवेलेबिलिटी है, पानी की जो उपलब्धता है पर पर्सन, वो इंडिया में डिक्लाइनिंग होता है, कम हो रही है, क्यों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, एक तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वी कांट चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, पानी की अमाउंट को हम चेंज नहीं कर सकते, जितने % ऑलरेडी पानी है ज़मीन पे उतना है, लेकिन जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो बच्चा हमारे जो एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है डिफाइन लैंडस्लाइड्स, व्हाट आर इट्स मिटिगेशन मैकेनिज्म। डिफाइन लैंडस्लाइड होता है बच्चों भूमि का खिसकना, भूस्खलन जिसको बोलते हैं। तो भूस्खलन क्या होता है इसको हमें डिफाइन करना है। व्हाट आर इट्स मिटिगेशन होता है मतलब इसकी गंभीरता को कम करने के लिए क्या मैकेनिज्म, क्या उपाय किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा जो आंसर है, हमें लैंडस्लाइड्स को डिफाइन करना है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन और स्लोप। जो लैंडस्लाइड है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली लैंग्वेज में हम मास मूवमेंट मतलब एक चलना उनका, किसका, रॉक, डेब्रिस भी, रॉक भी चट्टानी होती है, डेब्रिस भी पत्थर चट्टानी इनको कह सकते हैं। अर्थ डाउन स्लोप मतलब थोड़ा सा ढलान की इनका खिसकना, जो चट्टाने हैं, पत्थर हैं, अर्थ है, इसका खिसकना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना मतलब नीचे की ओर खिसकना, इसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड्स। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शंस विद अर्थक्वेक्स, और ये आमतौर पर किसके रूप में उभरते हैं,
अर्थक्वेक्स के रूप में हमारे सामने आते हैं, फ्लड या फिर वोल्केनोज, इनके रूप में हमारे सामने फिर वो आते हैं। जो भी अर्थ ये भूस्खलन होता है तो इन रूपों में हमारे सामने आता है। अब इसको मिटिगेटिंग मैकेनिज्म क्या अप्लाई किया गया है, जो हैज़र्ड मोपिंग, एक तो क्या किया गया है हैज़र्ड मोपिंग, मतलब जो खतरे वाले जो स्थान है उसके लिए एक मैपिंग उसके लिए एक मैपिंग की गई है। मतलब जो खतरे वाले इलाके हैं, टू लोकेट एरियाज प्रोन होता है जो हैबिचुअल हो चुके हैं लैंडस्लाइड्स, ऐसे इलाके जो मतलब लैंडस्लाइड्स के लिए, भूस्खलन के लिए थोड़े से मतलब हैबिचुअल हो चुके हैं, जहाँ बार बार आते हैं, वहाँ पर मतलब उनको इंडिकेट करना, मैपिंग होता है मैप पर उनको इंडिकेट करना। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, ताकि उन एरियाज़ को बिल्डिंग बनाने के लिए अवॉइड किया जा सके। वहाँ पे मतलब ज़्यादा घनी बस्तियाँ ना, बस सेटलमेंट होता है बस्तियाँ बनाना, बिल्डिंग बनाना, तो ताकि वहाँ पे बस्तियाँ ना बनाई जाएँ, इसलिए उनको मैप पर इंडिकेट कर दिया जाना चाहिए। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। कंस्ट्रक्शन होता है बनाना, रिटेन होता है बच्चों थोड़ा प्रतिरोधी दीवार बना दी गई है ताकि जो लैंड है वो मतलब स्लिप ना करे, इधर उधर ना खिसके, उसके लिए ऐसे इलाकों में लैंड जो रिटेंशन वॉल है वो बना दी गई है। थर्ड क्वेश्चन इसका पॉइंट है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। ये स्टॉप भी लिख सकते हो, लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को वेजिटेशन से ढक दिया गया है, ताकि मतलब क्योंकि जो ज़मीन पेड़ों पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसमें मिट्टी बंधी रहती है तो कम खिसकती है। नेक्स्ट पॉइंट है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल मोमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलोंग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। और जो सरफेस पे जो ड्रेनेज पानी का जो बहाव है वो भी क्या करता है, कंट्रोल वर्क्स, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, मोमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलोंग विद, वो लैंडस्लाइड के साथ साथ जो रेन वाटर होता है, जो स्प्रिंग मतलब झरनों का जो फ्लो होता है, उसको भी वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन। बच्चों इसमें अलग अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं कि जो मल्चिंग है वो क्या है, कंटोवर बैरियर्स क्या हैं, इस पर अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सारे पॉइंट्स को आराम से अच्छे से समझते हुए चलिए साथ साथ। तो भूमि का जो मिट्टी का संरक्षण है उसके लिए क्या क्या मेथड है, एक तो होता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है बच्चों, मतलब मल्च बनाना। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। जो बेयर ग्राउंड, बेयर होता है जो मतलब जिस भूमि पे कुछ भी नहीं है, प्लांट्स के बीच में मतलब जो खाली एरिया होता है उसको बोलते हैं बेयर ग्राउंड, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो प्लांट्स के बीच में जो भी बेयर एरिया होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, जैसे घास फूस परवाल काई, इससे ढक दिया जाता है ताकि जो सोयल है वहाँ से उड़ के ना जाए। मतलब सोयल की जो ऊपरी परत है वो उड़ जाती है हवा के साथ, वो पानी के साथ बह जाती है या हवा से उड़ जाती है, तो वो उसका मतलब कटाव ना हो, इसलिए उस खाली ज़मीन को कुछ ऑर्गेनिक मैटर से ढक दिया जाता है। सेकंड जो मेथड है क्या है सोयल कंजर्वेशन का, कंटोवर बैरियर्स। कंटोवर बैरियर्स होता है बच्चों मतलब आपकी ये जो समोच्च रेखाएं होती हैं प्रतिरोधी, वो बना दी जाती हैं। स्टोन्स ग्रास सोयल आर यूज, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, जो पत्थर ग्रास सोयल है उसको यूज किया जाता है टू बिल्ड बैरियर्स, क्या बनाने के लिए, ताकि थोड़ी सी बैरियर्स मतलब थोड़ी बाधा बनाई जा सके पानी के बीच में, ताकि पानी फ्लुएंसी के साथ आगे ना बढ़े। अलोंग कंटोवर्स, जो ये रेखाएं बनाई जाती, कंटोवर्स होता है समोच्च रेखा, जो आप मैथ्स में नहीं पढ़ते हो, कंटोवर्स मतलब एक पूरे पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल रेखाएं बनाई जाती हैं, उन रेखाओं के ऊपर थोड़ा सा जो घास फूस है वो ढक दी जाती है ताकि थोड़ी सी ऊंचाई हो उसके, और उन पे से पानी आगे सरकने के लिए, आगे अगर वो बह के जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और फिर वो जो मेड बनाई जाती है थोड़ी सी ऊंचाई वाली जो बनाई जाती है कंटोवर्स, उनके आगे ट्रेंचेज मतलब खाइयाँ बना दी जाती हैं उनके सामने, ताकि पानी अगर उनमें से पहले तो थोड़ा सा कम स्लो आएगा पानी, वहाँ से जितना आएगा फिर वो भी उसके आगे गड्ढे बना दिए जाते हैं, खाई बना दी जाती हैं, ताकि वो पानी फिर कलेक्ट किया जा सके, और जब बारिश ना हो फिर उस पानी को यूज़ कर लिया जाता है इरीगेशन के लिए। नेक्स्ट है बच्चों रोक डैम। रोक डैम होता है आपका जो वेदिका फार्म कह सकते हैं, मतलब रोक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब चट्टानों का ढेर लगा दिया जाता है। जैसे जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, मतलब जो स्लोप होता है, ढलान एरिया होता है, पानी नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है जैसे बारिश होती है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो रोक्स हैं उनके ढेर लगा दिए जाते हैं, ताकि जो पानी की जो फ्लुएंसी है वो कम हो जाए, फ्लो कम हो जाए उसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैसे कर सकते हैं हम सोयल संरक्षण,
टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है बच्चों? टेरेस होता है एक सीढ़ी नुमा, मतलब सीढ़ियाँ बना। टेरेस किसको बोलते हैं? सीढ़ियाँ। सीढ़ी नुमा फार्मिंग, खेती बाड़ी। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स होता है बच्चों तेज ढलान वाली जो एरिया है उसमें मतलब स्टेप्स बना दी जाती हैं, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि जितना भी जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट जितने भी सरफेस है उस पर हम फसलें उगा सकें, और जो ऊंचा उठा हुआ उबड़ खाबड़ एरिया है वहाँ पे थोड़ी मतलब सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं और उनके बीच बीच में खेती की जाती है। नेक्स्ट जो मेथड है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है बच्चों मतलब थोड़ा सा बीच बीच में फसल उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, मतलब अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं डिफरेंट अल्टरनेट रोज में, एक के बाद एक। जैसे एक रोज में मान लो गेहूँ कर दिया, दूसरी में मान लो सरसों उगा दी दूसरी लाइन में, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन होता बोई जाती हैं एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम्स पे बोई जाती हैं, टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश, ताकि जो बारिश का पानी है उससे जो उसकी फर्टिलिटी है वो बहकर ना जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेथड ये है। नेक्स्ट मेथड है हमारा कंटोर प्लोइंग। जो समोच्च रेखीय, जो पहले कंटोर आया था उसमें कंटोर बैरियर्स थी, इसमें क्या है कंटोर प्लोइंग। इसमें कंटोर मतलब समोच्च रेखीय जुताई। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोवर्स, जो समोच्च रेखीय जो समानांतर रेखाओं में जो हमने प्लोइंग की है, और हिल स्लोप टू फॉर्म और नेचुरल बैरियर, उसे एक नेचुरल बैरियर बना दी जाती है फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ नीचे आए। नेक्स्ट मेथड है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जो कोस्टल तटीय इलाका होता है या फिर जो ड्राई रीजन्स होते हैं, जो रेगिस्तान वाले इलाके जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो हवा है वो मतलब मिट्टी का कटाव करती है, तो उससे कैसे बचा सकते हैं। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मोमेंट ऑफ टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। वहाँ पे जो पेड़ों की है वो लंबी लंबी कतारें बना दी जाती हैं, बिल्कुल पास पास पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि जो विंड मोमेंट है, हवा की जो गतिविधियाँ हैं, उससे जो सोइल कवर है वो सुरक्षित रह सके, मतलब सोइल की जो ऊपरी वाली सतह है वो लेयर है वो बची रह सके। बच्चों ये थे हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा जो इन बिटवीन और इंटरनल क्वेश्चन इस लेसन में आते हैं, वो मैं आपके साथ मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाउ मच अर्थ कवर्ड विद लैंड, कितने जो अर्थ है वो मतलब कितना जो अर्थ का कितना पार्ट है वो लैंड के थ्रू मतलब लैंड है उस पर वो उसका है 30%, बाकी जो सारा एरिया है वो पानी से ढका हुआ है, 30% एरिया ही लैंड है। वट आर टू फैक्टर्स ऑफ द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, कौन से दो फैक्टर हैं यूज ऑफ लैंड इज जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर है सच एज टू ज्योग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये ह्यूमन फैक्टर है बच्चों आपके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लैंड यूज, लैंड यूज से आप क्या समझते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, लैंड को अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें भी आया था एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। इन अलग अलग पर्पजेज के लिए हम लैंड को यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, और इनको सभी को यूज को जिसके लिए हम लैंड को यूज करते हैं इनको हम कॉमनली लैंड यूज कह सकते हैं। बाय विच लैंड कैन क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो बाय विच लैंड कैन बी क्लासिफाइड, जो ओनरशिप है उसके अकॉर्डिंग हम लैंड को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट वो होती है जिसपे एक आदमी का स्वामित्व आधिपत्य होता है, और कम्युनिटी होता है जिस पे पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सोइल इरोजन एंड डिफोरेस्टेशन, ये जो चीज़ें हैं ये जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाउ कैन वी कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। एक तो यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर रेगुलेटेड, जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हैं उनको रेगुलेटेड मतलब एक नियंत्रित मात्रा में यूज़ किया जाए। सेकेंड है चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, जो पशुचारण है उस पर ओवर ग्रेजिंग अति पशुचारण उस पर रोक लगाई जाए। अफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। लैंड
रिक्लेमेशन मतलब लैंड को थोड़ा सा टाइम दिया जाए बनने के लिए, दोबारा से जो ऊपरी सतह है उसको बनने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोइल। सोइल क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा सोइल पे बेस्ड है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है मिट्टी उसका, जमीन का ऊपरी लेयर है, उसको जो कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस की जो अर्थ की जो सरफेस है उसको ढके हुए है, उसको सोइल कहा जाता है। हाउ कैन सोइल इज मेड। सोइल बनती कैसे। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विदर्ड रॉक्स। चट्टानों के टूटने से, ऑर्गेनिक मैटर से और मिनरल से, इनसे जो है वो अर्थ जो सोइल है वो बनती है। हुज मेक द सोयल फर्टाइल। किस चीज़ से जो सोयल है वो फर्टाइल बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। एक सही मात्रा में यदि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो मिल जाते हैं तो जो सोयल है वो फर्टाइल बन जाती है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन के लिए मेजर फैक्टर क्या है। एक तो है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स और दूसरा है एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। एक तो जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी नेचर, और दूसरा जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं वो मेजर फैक्टर हैं मिट्टी के बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय विदरिंग। विदरिंग क्या होता है। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। जो चट्टानें होती हैं उनका टूटना, डिके होना बाय टेम्परेचर। किस किस चीज़ से टूटती हैं, किस किस चीज़ से उनका डिके होता है। बाय टेम्परेचर चेंजेस, या तो टेम्परेचर चेंजेस से होता है, फ्रोस्ट एक्शन, या फिर जो जंगलों के जो हैं मतलब उनके कारण होता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। इन सभी कारणों से जो रॉक्स हैं वो टूटती फूटती रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विदरिंग। विच अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस होता है नमी, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फ्लोरा, फ्योना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू सोइल एज अ रिसोर्स। मतलब मिट्टी के लिए जो हमारे लिए एक संसाधन, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। सोइल इरोजन एंड डिप्रेशन। मिट्टी का थोड़ा सा कटाव, मिट्टी का कटाव और डिप्रेशन होता है नीचे जाना, निमनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर लीड टू सोइल डिग्रेडेशन। सोइल का जो डिग्रेडेशन है, पतन है, नीचे की ओर जा रही है, उसका क्या, कौन से फैक्टर लीड करते हैं। एक तो डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन होता है बच्चों पेड़ों का ज़्यादा काटे जाना, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं का ज़्यादा चराया जाना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका ओवर यूज, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। ये जो कारण हैं उनके कारण जो भूमि का निमनीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। वाई अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट। पानी जो अर्थ है उसको वाटर प्लैनेट क्यों कहा जाता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट। जो हमारा 3/4 है मतलब 75% के आसपास जो पृथ्वी का जो वो हिस्सा वो वो किससे ढका हुआ है, पानी से, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट कहा जाता है। हाउ मच अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कितना एरिया उससे ढका हुआ, ये आ चुका हमारे 3/4। हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड 3/4 मतलब बच्चों 66 के आसपास। हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ के लिए इतना पानी है, उसके बावजूद भी कितना पानी है, कितने परसेंटेज पानी है जो हमारे लिए मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए, हमारी जो पीने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए यूज़फुल है, उसके लिए ओनली 1% है, वही पीने के लिए यूज़फुल है। सारी एक्टिविटीज़ उसी में होती है हमारी। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से आप क्या समझते हैं। वाटर कंस्टेंट मोशन, साइकिलिंग थ्रू द oceans, the air, land and back again through the process of evaporation, preparation and run off is known as water cycle। जो पानी का लगातार मोशन में रहता है, साइकिलिंग होती रहती है ओशंस के द्वारा, हवा में, लैंड में बैक, और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाना इवापोरेशन के थ्रू, तो पानी पर मतलब बारिश के रूप में फिर से बहने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। नेक्स्ट है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर ड्रिप टेप वेस्टेज इन अ ईयर। कितना पानी वेस्ट हो जाता है, जो पानी नल टपकता है उसे, नियर अबाउट 1200 लीटर्स। नेक्स्ट है व्हेन द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 किलोमीटर पर ईयर। कब था इतना जो पानी का यूज़ था, कौन सी ईयर में था ये, इन 1975 में। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से आप क्या समझते हो। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कोल्ड बायोस्फीयर। एक जो नैरो जोन है, नैरो सी परत बनी हुई है किसके बीच, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। व्हाट डू यू मीन बाय
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर। सारे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे फिर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवित रहने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एक दूसरे पे डिपेंड रहने वाले, एक दूसरे की आवश्यकताओं का पूरा करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23, व्हाट डू यू मीन बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या मतलब बच्चों? एक रेन वाटर को कलेक्ट करना, आम लैंग्वेज में उसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स, जो छत हैं उनसे पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, यही वाटर हार्वेस्टिंग है। विच थिंग्स प्रोवाइड बाई प्लांट, प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो सभी जानते हैं, टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रेथ, ये सारी चीज़ें हमें ट्री से मिलती हैं। विच थिंग प्रोवाइड बाई एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें एनिमल्स और इंसेक्ट्स से मिलती हैं? दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, इंसेक्ट्स प्रोवाइड अस हनी एक्स्ट्रा, और जो इंसेक्ट्स हैं कुछ जैसे भी है मधुमक्खी, उससे शहद भी मिलता है। विच ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन और नेचुरल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सिलरेट मतलब तीव्रता प्रदान करते हैं किसको? एक्सटेंशन होता है लुप्त होना, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनको कौन कौन से जो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर हैं प्रभावित करते हैं? तो एक तो डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर द सम ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। तो ये सारे जो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ये इनके कारण हमारे रिसोर्सेज हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क से आप क्या समझते हैं? A natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for the present and the future generations। तो एक ऐसा नेचुरल एरिया जो डिजाइन किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी को जो इंटीग्रिटी है, मतलब ये इकोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो प्रेजेंट और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको सुरक्षित रखा जा सके, उसको बोलते हैं, मतलब वहाँ पे उस लाइफ को सुरक्षित रखा जा सके, उसको बोलते हैं नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर रिसोर्सेज? बायोस्फीयर जो रिजर्वर्स, उनको वो उनसे क्या समझते हैं आप? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क, ऐसी मतलब एक सीरीज जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जहाँ एनिमल और बर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है, फ्लोरा फ्यूना सभी को, तो वो एक ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इंटेंडेड, और उनके पीछे क्या इंटेंशन होती है, भाव क्या होता है? टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, ताकि जो संरक्षण और जो विकास है उसके बीच एक सही से रिलेशनशिप कायम की, मतलब विकास के साथ साथ जो संरक्षण है उसको भी सही से कायम रखा जा सके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CITES? इसकी क्या फुल फॉर्म है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्पीसीज की स्पेलिंग होता है SPECIES, ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये है बच्चों। ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पर जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ अपॉन डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो बच्चों ये थे हमारे इस लेसन के, सेकंड लेसन के NCERT क्वेश्चन और इन बिटवीन क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।